तो 9th क्वेश्चन है कि इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेशनल रूल्स विद इन द डोमेस्टिक सिस्टम। तो डिस्टिंक्शन जो है ना इन दोनों के बीच का वो बहुत ब्लर हो गया है। तो हमें स्पेशल रेफरेंस देना है इंडियन प्रैक्टिसेस का, कैसे इंटरनेशनल रूल्स कस्टम वस्टम से जो निकलते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डोमेस्टिक एजेंसीज़ को। तो क्वेश्चन आ गया डोमेस्टिक एजेंसीज़ पे, सारी एजेंसीज़ को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। इंट्रोडक्शन में है एमएल और ये दोनों जो है ना, ये दोनों सेपरेट तो हैं, ऑटोनमस भी हैं, मगर जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल लॉ, ट्रेड, ट्रांसनेशनल क्राइम्स ये सब बढ़ रहे हैं, टेररिज्म मतलब, तो इंटरनेशनल लॉ बहुत डीप पेनिट्रेट हो चुका है हमारे डोमेस्टिक लॉ में, ठीक है। उसकी वजह से ओवरलैप्स और म्यूचुअल इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो याद रखना है कौन पेनिट्रेट कर रहा है, क्यों पेनिट्रेट कर रहा है और उसका इन्फ्लुएंस क्या है, ओवरलैपिंग और म्यूचुअल। अब हम देखते हैं इसमें लाइंस क्यों ब्लर हो रही हैं, ब्लर क्यों हो रही हैं। पहली बात तो ह्यूमन राइट्स लॉ है ना, एचआर, यूडीएचआर, ये सब ये इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे राइट्स वाले जूरिस्प्रूडेंस को। दूसरा है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो रही है, डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट्स ले लो या इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ ले लो, ये शेप करती है हमारी नेशनल पॉलिसीज़ को। फिर इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज तो है ही, पेरिस ने, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ने, कन्वेंशंस ने, ठीक है, हमारे एक्ट्स लाए हैं, पॉलिसीज़ लाए हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस, क्या क्रिमिनल जस्टिस कैसे, जीनोसाइड और ये सब जो है ना, ये हम नेशनल पीनल लॉ भी तो इसे प्रोहिबिट करते हैं कि कोई वॉर क्राइम नहीं करेगा, जीनोसाइड नहीं करेगा। और जैसे अब ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिस्ट एक्ट बीएनएस में आ गया, ये अच्छा एग्जाम्पल है उसका। फिर आएगा, लिख देते हैं बीएनएस, ठीक है, कौन सा, 111 और 113, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ट्रांसनेशनल रेगुलेटरी रेजिम्स हैं, देख रहे हो रेगुलेटरी कैसे होगा, एविएशन आईसीएओ, शिपिंग का है, साइबर का है, स्पेस लॉ का है, तो ये डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है हमें। ये चार तो याद रखना, कौन कौन से, एविएशन ऊपर उड़ोगे नीचे उड़ोगे शिपिंग, फिर साइबर देख लो और स्पेस देख लो, ये नए टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशंस भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, आईएल को इंटरप्रेटिव टूल की तरह ले रहे हैं हम आजकल, किसके लिए, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स के लिए। आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 19 है। फिर हमारी प्रैक्टिसेस देख लेते हैं, इंडियन प्रैक्टिसेस कैसी हैं। इंडियन प्रैक्टिसेस में हम सबसे पहले आ जाएंगे कस्टमरी के लिए, तो वो तो हम लगा ही देंगे अनलेस कन्फ्लिक्ट ना कर रही हो, जो ग्रामोफोन में बोला गया था। और कस्टमरी में नहीं आएगा वैसे तो, विशाखा ट्रीटीज़ में आ जाएगा, ठीक है, हार्मोनाइजेशन में आएगा बल्कि विशाखा ट्रीटीज़ में 243 ज़रूर लिख के आना है, सीधी बात है, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, इसीलिए अलग से हमने दे रखा है ड्यूअलिस्ट वाला। अगर ये नहीं होता कि अलग से लॉ बनाना है तो हम ड्यूअलिस्ट नहीं, मोनिज्म ही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट यूज़ है, डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं है क्योंकि लॉ बनाना पड़ेगा, मगर डायरेक्ट यूज़ है इंटरप्रिटेशन में, जैसे पीयूसीएल में बोला है कि भाई आईसीसीपीआर को यूज़ कर लो, ठीक है। ट्रीटीज़ में डायरेक्ट यूज़ इंटरप्रिटेशन में ये भी आएगा, यहाँ विशाखा वाला आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों हमने देख लिया। पहला पार्ट क्या था इंट्रोडक्शन के बाद, कॉजेज़ क्या हैं ब्लरिंग के, तो सारे नए नए फोर्सेस क्या हैं, ठीक है, इंडिविजुअल जिनसे सब्जेक्ट बन रहा है, ऐसे सोच लो आपके इंडिविजुअल जिनसे सब्जेक्ट बन रहा हो वही वाली सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें भी। और एक रेगुलेटरी वाला अलग से आएगा, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ अलग से रेगुलेट करता है। इंडियन प्रैक्टिस में कस्टमरी को लिख दो अलग से और ट्रीटीज़ को लिख दो, आर्टिकल लिख दो। इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक एजेंसीज़ पे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं बताता हूँ, जैसे एजेंसीज़ हमारी ये हैं, है ना, याद रखना। तो लेजिस्लेचर क्या करेगा, इनेक्ट करेगा, इनेक्टेशन के टाइम पे वो देखेगा कि हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन क्या है, तो जैसे उसने ह्यूमन राइट्स लॉ बनाया वो बना देगा। एग्जीक्यूटिव नेगोशिएट करते हैं, एग्जीक्यूटिव इशू ऑर्डर करते हैं, तो वो कंसिस्टेंट होने चाहिए इस ऑब्लिगेशन के। जुडिशरी इंटरप्रेट करती है और स्ट्राइक डाउन कर देती है प्रोविजन को जो वायलेट करेंगे, किसको, जस्कोजेंस को, यहाँ जस्कोजेंस डाल दो। एर्गा ओमनेस भी डाल सकते हो लेजिस्लेचर्स में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी फ्रेम करती है रूल्स, एविएशन, शिपिंग अभी हमने देखे ना, वो जो इनके बाप दादा बैठे हैं ऊपर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स रेगुलेटरी, उनके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, वैसे जैसे अपना एविएशन मिनिस्ट्री और ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़, तो ये सारी एजेंसीज लिख देंगे हम, चारों, तीन नहीं चारों लिखेंगे, ठीक है। ये रेगुलेटरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाले याद रखना, जो आपने ये किया था, यहाँ एविएशन, यहाँ शिपिंग, यहाँ साइबर और यहाँ स्पेस, उस तरीके से। जैसे इसरो भी कोई काम करेगा तो वो इंटरनेशनल स्पेस जो लॉज हैं, ट्रीटी हैं, उनके फर्दरेंस में ही करेगा, ठीक है। अब एग्जांपल में आओ, ब्लरिंग क्यों हो रही है, ऊपर फैक्टर्स बताए थे ब्लरिंग के,
अब एग्जाम्पल में क्या है, एमसी मेहता ने स्टॉकहोम को किया है भाई, ठीक है, हाईलाइट ही कर देते हैं। एमसी मेहता ने स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को फॉलो किया। आईएलओ के लेबर, हम लेबर लॉज में ला रहे हैं। कस्टम्स एक्ट किसको, डब्ल्यूटीओ को कर रहा है। और आईसीसीपीआर 21 में दबा के सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिया ह्यूमन राइट्स। तो ये एनवायरनमेंट, लेबर, याद रखना है आपको, ठीक है। LETS, ठेल, ठेल पे जाओ और ब्लर कर लो लाइन। फिर आएगा कंक्लूजन में, रिजिड सेपरेशन तो है ही भाई, वो वीक हो गया रिजिड सेपरेशन। क्यों? क्योंकि अब इंडिया जो अप्रोच है वो प्रैग्मेटिक है और डायनामिक है। प्रैग्मेटिक ड्यूअलिज्म, ड्यूअलिज्म क्यों? क्योंकि ट्रीटी के लिए हमें लेजन चाहिए, मगर प्रैग्मेटिक इसके लिए चाहिए, CIL के लिए। और कोर्ट्स तो इसको इंटरप्रेटिव टूल की तरह फॉलो कर रहे हैं। भाड़ में गया आपका ये वाला ट्रीटी या CIL, हम सबको यूज़ करेंगे इंटरप्रेट करने के लिए, ताकि तकिए में भर दें, ठीक है, गैप्स को फिल कर दें। इसलिए फ्यूजन अच्छा कीवर्ड है ग्लोबल नॉर्म्स का, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी का फ्यूजन है, दोनों का ब्लेंड है, बैलेंस है, फ्यूजन है, वो लिखो, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। अब आप आ जाओ इस पे कि विद रेफरेंस टू रिलेशनशिप जो है ना इन दोनों का, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन और स्पेसिफिक अडॉप्शन, ये दोनों आपको बतानी है थ्योरीज। और बाद में हार्मोनाइज कैसे हो रही है ये भी बताना है। तो पहले बता दो कि ये जो है ना आपका इंटरनेशनल लॉ, वो तो गवर्न करता है स्टेट्स और इंटरनेशनल एक्टर्स। हॉलीवुड दिमाग में रखो, इंटरनेशनल एक्टर्स वर्ड ना भूल जाओ, इसलिए हॉलीवुड। स्टेट्स को और हॉलीवुड को कंट्रोल करता है इंटरनेशनल लॉ। और ये किसको करेगा? म्यूनसिपल लॉ, बॉलीवुड को, है ना, स्टेट के अंदर जो एंटिटीज़ हैं और इंडिविजुअल्स जो हैं उन्हें ये कर लेगा स्टेट वाला, विद इन दी स्टेट। सेंट्रल क्वेश्चन क्या है कि ये जो रूल्स है ना इंटरनेशनल लॉ की, कैसे बिकम पार्ट ऑफ म्यूनसिपल लॉ। तो अब हम बताते हैं आपको, थ्योरीज है ना अलग अलग, वैसे तो 2 ही पूछी हैं, सारी पूछी भी नहीं है। तो या तो ट्रांसफॉर्मेशन से ये उसका पार्ट बन जाएंगे, इफेक्ट लेंगे डोमेस्टिकली, या तो ये स्पेसिफिक अडॉप्शन से बनेंगे। दोनों में मेन अंतर पहली लाइन में समझ लो, ट्रांसफॉर्मेशन में पूरा का पूरा अप्लाई होता है जो ट्रीटी है, स्पेसिफिक अडॉप्शन में खाली सेलेक्टिव, जो आपको प्रोविजन पसंद आ रहे हैं ना इंटरनेशनल लॉ के, बस उन्हें अप्लाई करो। पीस मील है मतलब, ठीक है, पीस मील छोटी छोटी चीज़ों पे जो जो अलाइन करेगा वो। मल्टीलैटरल ट्रीटीज़ में बहुत कॉमन है ये, तो एग्जांपल के तौर पे मल्टीलैटरल ट्रीटीज़ दे देना अलग अलग। और सबसे अच्छा एग्जांपल एक्सट्रेडिशन का, एक्सट्रेडिशन हमने पूरा नहीं लिया, अरे बल्कि वो रिफ्यूजी वगैरह वाले भी तो हैं जो हमने नहीं लिए हैं, तो ऐसे ले लेना जहाँ से हमने थोड़े थोड़े लिए हों, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में उसे ऑटोमेटिकली नहीं, वही क्लीशे सारी बात है, ऑटोमेटिकली नहीं बनेगा, आपको लेजिस्लेटिव एक्शन चाहिए ताकि वो इफेक्टली डोमेस्टिकली, है ना। उसके बाद ट्रीटी हो चाहे कस्टम हो, दोनों के दोनों ट्रांसफॉर्मेशन में दोनों को ही ये ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है, ताकि क्यों? ताकि वो अडेप्ट हो सके, फिट हो सके हमारे डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में, जो भी देश का ग्रैंड नॉर्म है ना उसमें फ़िट होने के लिए उन्हें अलग से अडेप्ट होके फिट होना पड़ेगा, टू फिट इनटू। और हमने देखा था अडॉप्शन भी होता है, इनकॉर्पोरेट भी होता है, दोनों कीवर्ड होते हैं। इनकॉर्पोरेट कर देंगे स्टैचूट में, तब तक वो अप्लाई नहीं करेगा डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली कीवर्ड है, डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेगा जब तक आपने इसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर दिया अपने स्टैचूट के अंदर, किसी न किसी स्टैचूट में। एग्जाम्पल 253 का देख लो, ह्यूमन राइट्स वाला जो एक्ट है वो ICCPR की, तो इंटरनेशनल जो हमारी ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल कर रहा है। तो कोई भी ट्रीटी होगी उससे हमारा पैक्टा sunt servanda आएगा, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन के चक्कर में लॉ बनाएंगे और उसको बैकिंग देता ही है। उसके बाद है स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी, तो ये सिमिलर है ट्रांसफॉर्मेशन से, मगर वही सेलेक्टिव रहेगा, ओनली स्पेसिफिक प्रोविजंस लेगा, पूरी ट्रीटी नहीं लेगा, पूरी ट्रीटी नहीं लेगा, पीस मील एडॉप्शन होगा, इनकॉर्पोरेशन अलाइन करेगा हमारे डोमेस्टिक प्रायोरिटीज से। और एक्सट्रेडिशन इसका अच्छा एग्जाम्पल है, ऊपर वाले का ह्यूमन राइट्स था। हार्मोनाइजिंग 2 थ्योरीज में है ब्लैंकेट रिक्वायरमेंट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है ब्लैंकेट, स्पेसिफिक अडॉप्शन चाहता है सेलेक्टिव, तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में। तो हार्मोनाइजेशन कैसे करता है? पहला तो जनरल प्रिंसिपल कि भाई ठीक है, ना कस्टम ना ट्रीटी, दोनों तभी एनफोर्सेबल बनेंगे जब उन्हें बैकिंग मिल जाएगी हमारी डोमेस्टिक लॉ की, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट भी है 253 में हमारी। मगर फ्लेक्सिबली क्या है, फ्लेक्सिबल इम्प्लीमेंटेशन में आता है कि डिग्री डिपेंड करेगी, अगर फुल चाहिए हमें या स्पेसिफिक चाहिए हमें, स्पेसिफिक एक्सट्रेडिशन में, फुल WTO में, ठीक है। तो पहले जनरल लिख देंगे हम, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है पूरा, कि ऑटोमेटिकली नहीं होगा। फ्लेक्सिबल में डिग्री भी बता देंगे उसके अंदर घुस के, फिर उसके और अंदर घुस जाएंगे हम कि स्टेट का इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन होता है, तो इसलिए जो पैक्टा sunt servanda है ना आर्टिकल 26 और VCLT में,
उसकी वजह से हमारी ऑब्लिगेशन है कि हमें फुलफिल करनी है, तो डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला इतना सा है कि वाइल द स्टेट में चूज लेजिस्लेटिव मेथड डोमेस्टिकली, इंटरनेशनल लॉ रिमेन बाउंड टू फुलफिल इन द गुड फेथ, VCLT वाला 26 PCC PSS सॉरी PSS। तो ये PSS भी लिख के आना है हमें, ये दोनों भी लिख के आने हैं, और जनरल कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख के आना है। इंडिया की पोजीशन तो हमें पता ही है, ट्रीटी में क्या लेजिस्लेचर चाहिए होगा, 253 है, मगन भाई वाला बहुत मस्त केस है। कस्टम में हमें पता है कि जब तक वो वायलेट ना करे, कॉन्ट्ररी ना हो, तब तक ग्रामोफोन हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट में हम जॉली पे आ जाएंगे कि भाई हमारा डोमेस्टिक लॉ जो है वो करेगा प्रिवेल। किसके लिए था जॉली जॉर्ज, अरेस्ट करेंगे डेट के लिए, तो CPC बोलता है हाँ ICCPR शायद मना करता है, इसलिए। एग्जाम में स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सबसे पहले आप डिफाइन कर दो दोनों थ्योरीज को, उसके बाद एक केस ज़रूर दो, एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन ज़रूर दो अगर है तो। हार्मोनाइज कैसे कर रहे हैं उसका भी एग्जांपल देते रहो, और बताओ हार्मोनाइजेशन कैसे है, कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी हम चूज़ कर सकते हैं कैसे हमें अप्लाई करना है, मगर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी है हमारे पास। फिर उसके बाद है ये इंडियन प्रैक्टिस के साथ आप उसे एंड भी कर दो, कैसे ब्लेंड होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। हम दोनों को ब्लेंड कर देते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब फुल और सेलेक्टिव मतलब फ्यू, तो दोनों को हम जैसे एक्सट्राडिशन है और ह्यूमन राइट्स है, WTO है वो वाला। हो गया ये क्वेश्चन। अब अगले पे आते हैं। क्वेश्चन 9 था ना वैसे तो, 10th भी हो गया, गुड। 9 था हमारा। अच्छा कैसे ब्लर होते जा रहे हैं, तो ब्लर में हमें याद था, ठीक है, ये देखना था, ये देखना था, और कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन। इंडिया में हमें पता है ये सब, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वाला और देख लिया कैसे एविएशन वगैरह में जो हमने ये बनाया था ना, यहाँ पे ठेला हमने खोल दिया है। ठेला कैसे, ये वाले जो है, इन सब में MC मेहता और ये सब याद रखना, लेबर लॉज भी, ठीक है। फिर हमारा प्रैग्मेटिक ड्यूअलिज्म है, वो भी याद रखना, कैसे फ्यूजन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में और ग्लोबल नॉर्म्स में। 11th पे आ रहे हैं, तो क्या प्रैक्टिस है, एडवर्ड कॉलिंस का पूछा गया है कि प्रैक्टिस में, एक्चुअल प्रैक्टिस में जो ILML है वो मिक्सचर ही है भाई, दोनों को ही हम लगाते हैं, ठीक है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है मेन प्रैक्टिकलिटी। तो आंसर में एडवर्ड कॉलिन ने ऑब्जर्व किया है कि इन प्रैक्टिस हम इन दोनों को, हम प्योरली ना मोनिस्ट है ना प्योरली डुअलिस्ट है, बट कभी समटाइम्स IL सुप्रीम हो जाता है, समटाइम्स ML सुप्रीम हो जाता है, समटाइम्स दोनों के बीच का कोई सुप्रीम नहीं है, दोनों में कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो तुम्हें पता है IL कब होता है, जब हमारे सर पे डंडा बैठा है किसी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन का, है ना, ट्रीटी हमने साइन कर दी, तो क्यों, क्योंकि यहाँ PSS अप्लाई होगा, इसको लिख भी देते हैं। PSS, और ये सर पे डंडा है हमारे, ठीक है, PSS, ओके। कौन सा था आर्टिकल 26 था ना, VCLT का, अभी देखो मैं यार, आर्टिकल 26 ही होगा, हाँ ठीक है। उसके बाद हम आएंगे, ये हो गया। ML क्यों होगा भाई, ML हमारा होगा जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा, तो हम ML को करते हैं। यहाँ पे कौन आता है, यहाँ पे हमारा जॉली आ जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में हम हार्मोनाइज करते हैं, कैसे हार्मोनाइज में कौन आएगा, ग्रामोफोन, ठीक है, तो ये ग्रामोफोन आ गया। अब हम आ जाते हैं थियोरेटिकल बैकग्राउंड में। इसमें क्या होता है, थियोरेटिकल बैकग्राउंड में होता है कि मोनिज्म वही सुप्रीम बता देगा ऑटोमेटिकली, जैसे फ्रांस का है, आर्टिकल देखा था ना शुरू में 44 या 55 में कुछ था। ड्यूअलिज्म में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एडॉप्शन होगा, इंडिया और UK में ये चलता है। बोलता क्या, दोनों को डिफाइन तो कर ही देना, ये सिंगल है, ये डिस्टिंक्ट है, ठीक है। मिक्स्ड में क्या है, मिक्स्ड रियलिटी दिखाता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और पॉलिटिकल कंसिडरेशन इन पर डिपेंड करता है, तो हम दोनों में कोऑर्डिनेशन लाते हैं। ये रहे तीनों स्टेक होल्डर्स आपके, कॉन्स्टिट्यूशन बाप बैठा है, जुडिशरी उसका जिसके हाथ में टूल है, और पॉलिटिकल जो बदतमीजी करता है, ठीक है, जो चुपचाप साइन करके आ जाता है वहाँ पे, फिर हमें दे देता है जुडिशरी को और कॉन्स्टिट्यूशन को कि ले भाई अब तू बना ले लो, इसलिए। तो एग्जाम्पल में क्या है हमारा, प्रैक्टिस में इंटरनेशनल लॉ की सुप्रीमेसी हमने दिखा दी विशाखा में, जब इसने चुपचाप उठा लिया था फिल करने के लिए गैप्स को। ML में हमने जॉली जॉर्ज, हमें पता ही है। कोऑर्डिनेशन में हमारा ग्रामोफोन, अभी हमने ऊपर देखा ही ये सब, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिख के आ जाना कि ये कब होगा, डायरेक्टली अप्लाई
नहीं होता है, हो जाता है। ये जब ओवरराइड करेगा तब कॉन्ट्रैक्ट दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन होगा। और यहाँ कोऑर्डिनेशन तो कोर्ट के इंटरप्रिटेशन में। अब यहाँ फैक्टर्स क्या हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो कोऑर्डिनेशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसी में दे रखा है 51C और 253 कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे चाहे कुछ हो जाए। फिर जुडिशरी आएगी हमारी, एक्टिविज्म है, कैसे इंटरप्रेट करते हैं हम एमएल को इन दी लाइट ऑफ आईएल जहाँ भी पॉसिबल हो। पॉलिटिकल विल, क्योंकि हम साइन करके आते हैं तो गवर्नमेंट की कंप्लाइंस है इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल जो कंप्लाइंस है ठीक है वो करनी है, तो पॉलिटिकल विल ये तो हमने देख ही लिए थे तीनों अभी, सी जे और पी। उसके अलावा नेचर ऑफ आईएल उस पर डिपेंड करेगा कि भाई ट्रीटी है या कस्टम है। कस्टमरी तो ईजिली हो जाता है, ट्रीटी के लिए आपको अलग से 253 को वायलेट नहीं कर सकते, इसलिए तो 253 यहाँ आएगा। फिर ह्यूमन राइट्स है, ग्रेटर टेंडेंसी ह्यूमन राइट्स में आजकल सबसे ज़्यादा टेंडेंसी चल रही है कि आईएल को हम सुप्रीमेसी देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे देसी तो इनफेक्टिव है ना, इसलिए। और मोस्टली केसेस भी हमारे पास एचआर के हैं। कौन है? VVCC, ये वाले कौन से? VVCC, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। फिर कॉलिंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट बोला है उसने, रियलिटी चेक क्या है कि बहुत फ्यू स्टेट्स हैं जो मोनिज्म और ड्यूलिज्म, क्योंकि इनके बारे में लिखना ही है आपको तो लिख दो मोनिज्म ड्यूलिज्म कम हो गई हैं। मेजॉरिटी आजकल भी अब प्रैग्मेटिक हो गया, हार्मोनाइजेशन। इंडिया का स्टैंस भी लिख देना। इसी को देखो, इसने दोनों को मर्ज कर दिया है, कुछ स्टेट्स के बारे में भी लिख दिया, पता नहीं कौन सी, मगर ये दोनों कवर कर लिया। इंडिया के बारे में लिख दिया और हार्मोनाइजेशन कवर कर लिया। ठीक है, दोनों को सब सारी डायमेंशन लेके चल रहा है ये साथ में मिक्स करके। आईएल की सुप्रीमेसी, एमएल की सुप्रीमेसी। आईएल की सुप्रीमेसी कब होगी? जब आपको फिल करना लेजिस्लेटिव गैप। एमएल की सुप्रीमेसी जब कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होंगे, सीधी बात है ना। आईएल की सुप्रीमेसी फिलिंग में इसलिए भी है क्योंकि जब आप पे कुछ एमएल है ही नहीं तो बचा क्या है? आईएल, इसलिए तो जो बचा हुआ है उसी की सुप्रीमेसी हो गई, ऐसे याद रखना। कोऑर्डिनेशन तो हम करेंगे इन्वायरमेंट में, किस में? ठेल में। ठीक है भाई, ठेला खड़ा हो गया आपका, ठेल में हम ओवरलैप कर देंगे। क्या कहते हैं? ट्रेड था, ट्रेड है, ह्यूमन राइट्स है, इन्वायरमेंट है, लेबर है। कंक्लूजन में रिलेशनशिप डायनामिक और प्रैग्मेटिक है, ना कि थियोरेटिकल। आईएल की सुप्रीमेसी हमने देख ही लिया किस में हो जाती है, एमएल की जब कॉन्ट्रडिक्शन होगा। और कोऑर्डिनेशन मोस्ट कॉमन अप्रोच है, ये ऊपर का फिर से आ रहा है, पर ये कंक्लूजन है इसलिए फिर से आ रहा होगा। टेक अवे क्या करें कि भाई वाटर टाइट कंपार्टमेंट तो नहीं है इनका, ठीक है। और ड्यूलिस्ट, इंडिया मानता तो ड्यूलिस्ट है, मगर अब धीरे धीरे ये जो डिस्टिंक्शन है ब्लर हो रही है जुडिशियल क्रिएटिविटी की वजह से, लेजिस्लेटिव ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। मेन तो जुडिशियल क्रिएटिविटी है जिसकी वजह से हार्मोनाइजेशन आ रहा है, ठीक है। तो ड्यूलिस्ट हमारा स्टैंड है, मगर वो हार्मोनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। 12th क्वेश्चन है, मेक आउट अ केस इन फेवर ऑफ अगेंस्ट। या तो फेवर में बता दे भाई, या तो अगेंस्ट में बता दे। किसके? टर्मिनेट कर रहा है तू डिप्लोमेटिक रिलेशन, कहाँ पे, कब? मर्जी से नहीं, जब स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी है तब, ठीक है भैया। तो मैं फेवर में बताता हूँ क्योंकि मोस्टली इंडिया यही करता है। पाकिस्तान बदतमीज़ है ना, तो वो देख लो फेवर में क्या है। पहला लीगल जस्टिफिकेशन हम देंगे कि भाई ये 61 का जो है ना हमारा VCDR डिप्लोमेटिक रिलेशन, ये हमें कैसे अलाउ करेगा, क्योंकि हमें पहले सबसे पहले लॉ का एग्ज़ाम है तो सबसे पहले लीगल जस्टिफिकेशन देना है। इसमें आएगा आर्टिकल 45 अलाउ करता है कि भाई आप तुरंत टर्मिनेट कर सकते हो इफ़ हॉस्टाइल या तो हॉस्टिलिटी है या तो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। और जो कंटिन्यूशन वो इम्प्रैक्टिकल हो गया, इसलिए तो सीधा सीधा अलाउ करता है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है ना वो भाईचारे, वो म्यूचुअल कंसेंट पे डिपेंड करते हैं। और जैसी हॉस्टिलिटी होगी म्यूचुअल कंसेंट आपकी हो जाती है, यहाँ लिखा हुआ है म्यूचुअल कंसेंट हो जाती है आपकी विशिएट, तो ये म्यूचुअल कंसेंट तुरंत विशिएट हो जाती है। पहला VCDR का दे दिया, दूसरा हम UN के चार्टर का दे देंगे जस्टिफिकेशन, ठीक है। दूसरा जस्टिफिकेशन, पहला जस्टिफिकेशन। इसमें क्या है 2-4 जो बोलता है फोर्स यूज़ नहीं करनी, मगर अगर आपने आर्म्ड फोर्स यूज़ की है, यहाँ दिखा रहा है ना आर्म्ड फोर्स या हॉस्टिलिटी, तो आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और ये विड्रॉ जो होगा ये क्या सिग्नल करता है? सिग्नल करता है प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनलॉफुल अग्रेशन। तो आपको सिग्नल भी तो भेजना है ना कुछ कि भाई मैं बदतमीजी नहीं सहूँगा तुम्हारी एक नंबर की। सपोर्ट में इसके सेल्फ हेल्प और सेल्फ प्रिजर्वेशन भी आता है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो फालतू थोड़ी खुलेआम उसके सामने बैठा रहो, ले भाई आ मुझे मार, इसलिए सेल्फ हेल्प सेल्फ प्रिजर्वेशन दोनों ज़रूरी भी हैं। फिर आएगा आपका पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कंसिडरेशंस। इसमें क्या क्या आता है? इसमें एस्पियोनेज आएगा, सैबोटेज आएगा, ठीक है। पॉलिटिकल और सिक्योरिटी में ही तो आते हैं ये।
तो इसमें क्या है, एम्बेसी से अगर नहीं बाहर ढकेला उन सालों को, तो ये हरामजादे उस एम्बेसी को सेंटर बना देंगे किसका, इंटेलिजेंस गैदरिंग का, कोवर्ट ऑपरेशंस का। वहीं बैठे बैठे सारे कोवर्ट ऑपरेशन करेंगे, जैसे धुरंधर में संजय दत्त कर रहा था, उसने बना दिया था ना अपना अलग से एक सेंटर। इस तरीके से इन एम्बेसीज को ये कोवर्ट ऑपरेशन का हेडक्वार्टर बना सकते हैं। और जो टर्मिनेशन है वो मिनिमाइज़ कर देगा मेरे लिए रिस्क नेशनल सिक्योरिटी को। तो एक तो मैं उनको बदतमीजी नहीं करने दूंगा, एक मैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी के जो रिस्क है उन्हें मिनिमाइज़ कर दूंगा। तो ये तो हो गया एस्पियोनेज और सैबोटेज में, चुपचाप करेंगे। फिर मेरे डिप्लोमेट्स जिन्हें मैंने इतना खर्च किया, इतने इंटेलिजेंट माइंड्स हैं, इन सबको बचाना भी तो है। तो मैं प्रोटेक्ट करूँगा खुद के डिप्लोमेट्स को फ्रॉम हार्म, रिटेलिएशन या हॉस्टेज सिचुएशन। सही बात है, एक बार हॉस्टेज बना दिया फिर मैं क्या करूँगा, फिर तो पछताता रह जाऊँगा कि मैंने उन्हें लात मार के निकाला क्यों नहीं एम्बेसी से, इसलिए। और ये जो है ना, ये जो प्रोटेक्शन है मेरे खुद के एनवॉइस का, डिप्लोमेट्स का, ये वियना कन्वेंशन भी सपोर्ट करता है। ये VCDR VCCR दोनों एक हमने देख लिया, लीगल में देखा VCDR, और फिर UN चार्टर 2-4। फिर मैंने देखा मैं अपने डिप्लोमेट्स को बचाऊंगा। फिर मैंने देखा कि मैं सिग्नल भी तो भेजूंगा स्ट्रैटेजिक, है ना, स्ट्रॉन्ग सा पॉलिटिकल मैसेज भेजूंगा स्ट्रॉन्ग, कि भाई नॉन रिकॉग्निशन भी दे सकता हूँ मैं तुम्हें अगर तुमने बदतमीजी की, ठीक है। और नॉन रिकॉग्निशन तुम्हारे इलेजिटिमेट एक्ट को, ठीक है, लेजिटिमेसी जो है तुम्हारे हॉस्टाइल एक्शंस की, उन्हें मैं नॉन रिकॉग्निशन दे रहा हूँ। और डिप्लोमेटिक भी है, कुछ डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक प्रेशर, ठीक है, गुद्दी फाड़ देंगे तुम्हारी, डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक प्रेशर। और चौथा क्या आएगा, इसके अंदर नहीं लिखूंगा मैं, चौथा अलग से लिख दूंगा कि ये इंटरनेशनल सॉलिडारिटी भी दिखाता है। क्या दिखाता है, इंटरनेशनल सॉलिडारिटी दिखाता है कि भाई अलाइड नेशन जो मेरे साथ के हैं वो कलेक्टिव स्टैंस दिखाएगा कि भाई कोई बदतमीजी नहीं करेगा, अग्रेशन नहीं करेगा कोई। हिस्टोरिकली पाकिस्तान पता ही है 65 और 71 की जो वॉर है, ठीक है, हमने टर्मिनेट कर दिए थे। ईरान वाला देख लो, US ईरान कब का है, 79 का, जब हॉस्टेज क्राइसिस हो गया था भाई, हॉस्टेज पकड़ लिए थे। तो इसने सिग्नल क्या किया है, डीप पॉलिटिकल रप्चर को सिग्नल किया है इसने, डीप पॉलिटिकल रप्चर। तो सिग्नल क्या कर रहा है, डीप पॉलिटिकल रप्चर, हमेशा के लिए टूट गया इनका पॉलिटिकल रिलेशन। ईरान वाला 79 का है। अर्जेंटीना वाला तो मुझे पता ही नहीं था, फाल्कलैंड 82 से चल रहा है भाई, 82 से चल रहा है, इनके भी सस्पेंड हो गए थे एक्टिव हॉस्टिलिटी के चक्कर में। तो पर इसकी सेफगार्ड्स क्या है भाई, प्रोटेक्ट करना है हमें पावर अरेंजमेंट्स को, ठीक है, एकदम बर्बाद नहीं कर देना, पूरा कोल्ड वॉर नहीं शुरू हो जाएगा। मगर किसकी हेल्प से, थर्ड स्टेट। जैसे हम देखते हैं ना, गुड ऑफिस वगैरह क्यों देते हैं, रशिया US क्यों आते हैं बीच में, फ्रांस क्यों आता है, इसीलिए आता है। तो VCDR का आर्टिकल 45 यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, 45, ठीक है, कि आप थर्ड स्टेट से हेल्प लोगे पावर अरेंजमेंट को रखने के लिए। दूसरी चीज़ आपको दिमाग में रखनी कि इसेंशियल ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज और कॉन्सुलर फंक्शन चलते रहें। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो ये थोड़ी कॉन्सुलर बंदी हो जाएगा, इसलिए इसेंशियल फंक्शन चलते रहे। इसलिए आप देखो स्ट्रेंथ एकदम कम कर देते हैं, 10% पे ले आते हैं ताकि कोई रिस्क ना रहे, मगर जो इसेंशियल फंक्शन है वो चलते भी रहें। ये नहीं है कि ज़ीरो ही कर दे एम्बेसी को पूरा, इसलिए तो ह्यूमैनिटेरियन और कॉन्सुलर फंक्शन चलते रहे। अगला तीसरा है, पहला दूसरा, ये है पहला, ये है दूसरा, ये भी दूसरा। तीसरा क्या है कि हम ये नहीं चाहते कि फिर कभी ये बात स्टेटस को मेंटेन ही ना हो, तो ऑल चैनल्स क्लोज नहीं करते, इनफॉर्मल बैक चैनल खुले रहते हैं। जो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी होती है ना, वो कौन सी डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ठीक है। कंक्लूजन में क्या है, टर्मिनेशन है स्ट्रैटेजिकली यूजफुल। अबे ऐसे नहीं पढ़ते कंक्लूजन में, टर्मिनेशन जो है ना वो लेजिटिमेट और हिस्टोरिकली सपोर्टेड है, ठीक है, स्ट्रैटेजिकली यूजफुल भी है अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए, और डिप्लोमेटिक जो इम्यूनिटी उसको मिसयूज़ ना करने दें। ये भी याद रखना है, इस इम्यूनिटी का बहुत मिसयूज़ होता है। मगर साथ ही साथ क्लियर पॉलिटिकल स्टैंड भी दिखाएगा और अलाउ करेगा कि भाई कम से कम ह्यूमैनिटेरियन चीज़ें चलती रहें, और थर्ड पार्टी द्वारा इंटरमीडिएशन भी बना रहे ताकि सबका भला हो। अब आगे करेंगे इसके बाद।